नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ राहुल सुना। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। प्रदेश में आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। अचानक पड़े इस छापे के बाद सियासत भी गर्मा गई है। पुलिस ने देर रात आयकर विभाग की कई गाड़ियों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए सड़क से उठा लिया। चालान काटकर उनको छोड़ दिया गया। लेकिन आईटी की इस रेड पर सियासत तेज है। इस मामले पर कैबिनेट में बैठक हुई और उसके बाद सीएम के नेतृत्व में नेताओं और मंत्रियों ने राज्यपाल से इसकी शिकायत की। सरकार का कहना है कि बिना उनको बताए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में कल आयकर कार्यालय का घेराव करने जा रही है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में आयकर विभाग के एक साथ पड़े छापे ने सभी को हैरान कर दिया। व्यापारियों, अधिकारियों, नेताओं और डॉक्टरों के प्रतिष्ठान पर आयकर की जांच टीम पहुंची और रात तक जांच पड़ताल चलती रही। राज्य सरकार ने इसे विभाग की अपनी कार्रवाई बताया, लेकिन इसी बीच सियासी वार पलटवार भी चलते रहे। छापे में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने देर रात 3 बजे जय स्तंभ चौक के पास होटल के आसपास खड़ी आयकर विभाग की लगभग 20 गाड़ियों को जब्त कर लिया। जिन गाड़ियों में ड्राइवर थे उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया और जिनमें नहीं थे उन्हें सड़क पर ही लॉक कर दिया गया। पुलिस कह रही है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के तहत ही कार्रवाई की गई है। वो बोले कि नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, तो हमने बोले सर उसका जो चालान होता है चालान हम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करके गाड़ी वहाँ चालान काट के दे दीजिए, छोड़ दीजिए करके। पर उन्होंने बोले नहीं, आपकी गाड़ी हम चेक करने ले जानी पड़ेगी। और यहाँ ले जाके हमारे क्या मोबाइल भी चार्ज नहीं, घर वालों से बात नहीं कर पा रहे, बहुत परेशान होना पड़ा पूरी रात भर। ये नो पार्किंग में कार्रवाई की जा रही है। नो पार्किंग और वो दस्तावेज जो नहीं है जिनका, उनकी धारा लगाई जा रही है इसमें। तो गाड़ी जब्त रहेगी कि चालान पड़ाने के बाद छोड़ दिया जाएगा इनको। ये रात को लेकिन एक शिकायत है कि रात को ये चालान पट सकता था, रात को कार्रवाई नहीं हुई। अब रात में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश जैसा मिलेगा वैसा गाड़ियों के उठाए जाने की खबर मिलते ही आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर सियासी बयानबाजी फिर शुरू हुई। विपक्ष ने पुलिस की कार्रवाई को अपराधियों के बचाव की कार्रवाई बताया है। पर छत्तीसगढ़ की सरकार जो है अपराध करने वालों को बचाने वाली सरकार है, अपराध को रोकने वाली सरकार नहीं है। अगर अधिकारियों की 20 गाड़ी जब्त की गई है, ये और महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है। आईटी के छापे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें तय हुआ कि बिना राज्य सरकार के सूचना साझा किए इस छापेमारी की शिकायत राज्यपाल को करेंगे। उसके बाद सीएम समेत पूरा मंत्रिमंडल इसकी शिकायत करने राज्यपाल के पास पहुंचा। 20 वर्ष की गई कार्रवाई है और पूरे, चाहे वो बिलासपुर हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, जगदलपुर हो, सब जगह स्थिति ये है कि बाजार बंद हो रहे हैं। इतना डर, रात में गाड़ियां घूम रही है। कानून व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आपको कोई कार्रवाई कर रहे हैं, हमने कभी रोका नहीं। आईटी की कितने यहाँ छापे पड़े, कभी हमने आपत्ति नहीं की, क्योंकि आप संबंधित एसपी को खबर कर देते थे, एसपी वहाँ फोर्स दे देता था, उसके कार्रवाई कर लेते थे। लेकिन अभी कोई सूचना नहीं, तो ये तो सीधा सीधा राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। इस तरीके से बगैर सूचना 36 घंटे हो गए, न राज्य सरकार को कोई सूचना, न चीफ सेक्रेटरी को कोई सूचना, न डीजीपी को कोई सूचना। और छत्तीसगढ़ में जो छापे की कार्रवाई है, मुख्यमंत्री कार्यालय के डिप्टी सेक्रेटरी के महिला डिप्टी सेक्रेटरी के घर में जहां ताला बंद था, वहां तक भी कार्रवाई की गई। तो हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से ज्ञापन दे करके अनुरोध किए हैं कि संघीय व्यवस्था में वैसे भी कानून व्यवस्था का अधिकार राज्य सरकार का होता है। और दूसरी बात, इस प्रकार से कोई भी कार्रवाई हो तो राज्य शासन को सूचना होनी चाहिए। पुलिस और आईटी के बीच छापे को लेकर बवाल बढ़ने के बाद बयानबाजी खूब हुई, लेकिन अब सभी को इंतजार इस बात का है कि इस छापे में बरामद क्या क्या हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। तो बीते 2 दिनों से हुई आईटी की कार्रवाई को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। और छत्तीसगढ़ ये पहला प्रदेश नहीं है। आप देखे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में आईटी का छापा पड़ते रहता है और एक प्रकार से कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन ये आरोप लगाना कि सूचना देना, सूचना दे करके आना, मेरे जानकारी में कहीं ऐसे कोई आईटी के छापा नहीं होगा कि उनको सूचना दे,
कि अधिकारी सूचना देकर के उनको छापा मारने के लिए आए, रेड करने के लिए आए। ये तो प्रक्रियागत उनके कार्यवाही है। हमारे सहयोगी सौरभ परिहार सीधे न्यूज रूम से इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। कल से जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई शुरू हुई, आज आप राजभवन भी गए थे। राजभवन से निकलने के बाद सीएम ने स्पष्ट तौर पर पहली बार ये बयान दिया कि दुर्भावनापूर्ण ये पूरी कार्रवाई की गई। इससे पहले भी आईटी कार्रवाई करती रही है, लेकिन इस बार का जो तरीका है, जो रवैया है, वो ठीक नहीं है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को देखें, किस तरीके की आप इसमें राजनीति देख पा रहे हैं, अब क्योंकि सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, पिछले 36 घंटे से जो है आधा दर्जन जगहों पर जो है इनकम टैक्स के अधिकारी जो है कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें कई नामचीन लोग हैं जो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के इर्द गिर्द रहते हैं। लेकिन आज ये देखा गया कि सबसे पहले जो है विधानसभा कक्ष में ही जो है मुख्यमंत्री के कक्ष में जो है पहली बैठक बुलाई गई। जो प्रमुख मंत्री हैं, मोहम्मद अकबर है, रविंद्र चौबे हैं, अमरजीत भगत है, ऐसे जो वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री ने बैठक ली और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाए कि जिस तरीके से आईटी जो है बगैर सूचना दिए जो है राज्य के पुलिस को बगैर सूचना दिए ये छापेमारी कार्रवाई कर रही है कि ये उन्होंने माना या ये संघीय ढांचा का जो है उल्लंघन है खुले तौर पर। इसके बाद जो है शाम को 7 बजे के लगभग जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तमाम मंत्रियों के साथ जो एक ही साथ एक काफिले में जो है राजभवन पहुंचते हैं और साफ तौर पर जो है लगभग आधे घंटे की मुलाकात होती है राज्यपाल से और राज्यपाल को पूरा ब्यौरा बताया जाता है कि किस तरीके से आईटी जो है यहाँ पर बगैर जानकारी दिए जो है, बगैर राज्य सरकार है, पुलिस है, उनको जानकारी दिए बगैर ये कार्रवाई कर रही है। इस पर जो है राज्यपाल ने कहा है कि हम जो है इस मुद्दे को लेकर इस पूरी तरीके से कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे और संबंधित अधिकारियों को भी हम इसकी जानकारी देंगे कि आपने यह इस तरीके का ज्ञापन सौंपा है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है राहुल, यहाँ पे दो चीजें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो तकरार जो पहले से चला रहा था, जैसे हमने धान के मुद्दे पर देखा कि धान के मुद्दे को लेकर जो है यही जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन की। अब जो है इस मुद्दे को लेकर, आईटी के छापे को लेकर जो है एक बार फिर से जो है कांग्रेस और यहाँ की सरकार जो है सामने आ गई है और फ्रंट फुट पर आ गई है। जैसे कल हमें जो जानकारी मिली है, कल कांग्रेस जो है आयकर जो विभाग है उसके घेराव करने वाली है और वही जो है ये देखा गया सरकार और केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव हो गया है और कहीं ना कहीं ये टकराव जो है आने वाले दिनों में और बढ़ता जाएगा। जिससे हमने मंत्री रविंद्र चौबे का पूछा कि आप अगर कहते हैं कि संघीय ढांचे का उल्लंघन हो रहा है तो क्या संघीय ढांचे का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो उन्होंने संकेत में ये बात जरूर कहे हैं कि ये पहली प्रक्रिया थी आज राज्य पाल के पास जो अपने ज्ञापन दे रहे कि अब निश्चित तौर पर जो आने वाले दिनों में कोई स्टेप अपनाया जाएगा। तो मैं वही बता रहा हूं कि आज ये पहला स्टेप था और दूसरा स्टेप कल जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है सैकड़ों की संख्या में आयकर जो विभाग कार्यालय है उसका घेराव करेंगे और थर्ड, जैसे हमने कहा कि हो सकता है कि अगर सरकार ना जाए तो सरकार के जो कुछ ऐसे नुमाइंदे रहते हैं जो हर समय जो है कोर्ट में जाकर कानूनी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है कब जो है हाई कोर्ट या और जो अन्य संस्थाएं हैं उसका जो है शरण ले रही है। तो एक और महत्वपूर्ण ये देखा गया कि बीजेपी के नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह जो कोई प्रक्रिया जो है निर्धारित प्रक्रिया है या आधिकारिक जो लोग हैं उन पर ये प्रक्रिया जो कार्रवाई होती रहती है। तो ऐसे में यह कहना कि ये केंद्र और सीधे पीएम के द्वारा ये जो चलाया जा रहा है तो ये गलत है। लेकिन ये यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि 3 बातें मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि पहला जो मंत्री ने कहा और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्रवाई क्यों हुई, कार्रवाई के पीछे वजह जो बताई जा रही है मुख्यमंत्री और मंत्री के द्वारा कि पहला कि लगातार नगरीय चुनाव फिर पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, भाजपा को सुपड़ा साफ हुआ, ये कांग्रेस का कहना है। दूसरा यहाँ पर यह देखने को मिला कि लगातार जो पिछले 15 साल जो भाजपा की सरकार थी तब जो है कई घोटाले हुए और कई घोटालों को खोलने का जो है उजागर करने का काम ये सरकार लगातार कर रही है। कई जो घोटाले पर जो इन्होंने एसआईटियां बनाई है और कई जो कार्रवाइयां चल रही है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है मंत्री रविंद्र चौबे ने कही कि जिस हिसाब तरीके से पिछले 14 महीने में कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो है केंद्र के खिलाफ जो मुखर हुआ है, कई मुद्दों को लेकर मुखर हुआ है। तो इन्हीं 3 कार्रवाइयों से लगता है कांग्रेस को और मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कि इन्हीं कारणों से जो है यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और अब देखने वाली बात होगी क्या इस छापेमारी की कार्रवाई से आने वाले दिनों में विधानसभा जैसे और अन्य जगहों पर कांग्रेस जो भाजपा है उसको कोई
जी। एक जो है जो भाजपा को एक जो है नया ये कह सकते हैं कि उसको नई ऊर्जा प्रदान होगी, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि भाजपा के पास ऐसा बड़ा मुद्दा है नहीं सरकार के खिलाफ में, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों पर बीजेपी जो है इसको एक नया मुद्दा बना सकती है, तो ताकि टकराव की स्थिति बन गई इस पूरी कार्रवाई को लेकर। और जिस तरीके से कल कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, ऐसे में लगता नहीं कि बहुत जल्दी ये मामला शांत होगा, क्योंकि आगे अब स्टेट लेवल पर भी जो सरकार ने भी अपना फ्रंट फुट पे आ चुकी है, अब अपना निर्णय ले लिए है। फिलहाल इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने धान खरीदी के मुद्दे पर एक बार फिर से खाद्य मंत्री और सरकार को घेरा। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी देर तक नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप होते रहे। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में घुस गए। विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित भाजपा के 11 सदस्यों को निलंबित कर दिया और सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। प्रश्नकाल में भारतीय जनता पार्टी के शिवरतन शर्मा ने प्रदेश में समर्थन मूल्य में धान खरीदी के संबंध में जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि 6 फरवरी तक समर्थन मूल्य पर किस किस जिले में कितनी मात्रा में धान खरीदा गया, प्रत्येक जिले में कितने पंजीकृत किसान थे, कितने पंजीकृत किसानों का धान खरीदा जाना शेष है। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 19,65,565 किसानों का धान खरीदा गया, 25,28,000 हेक्टेयर का पंजीयन हुआ। मंत्री ने बयान दिया कि कभी भी 100% किसानों का धान नहीं खरीदा जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को दंतेवाड़ा जिले के पात्रारास के कन्यावास छात्रावास के कन्या के प्रसव मामले पर ध्यानाकर्षण के दौरान सरकार घिर गई। भाजपा ने इस मसले पर जानकारी मांगी, लेकिन उसे सरकार नहीं बता पाई। भाजपा सदस्य इस मसले पर जांच के बिंदु और निष्कर्ष जानना चाह रही थी, लेकिन उसका जवाब सरकार नहीं दे पाई। मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा कि जांच के बिंदु तय नहीं थे, मामला दबाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, अधीक्षक को निलंबित कर आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा के सदस्यों ने हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सिलतरा चौकी में हिरासत में युवक की मौत का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस मनमानी कर रही है। इस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मामले की न्यायिक जांच की जा रही है। दास के द्वारा वहाँ एफआईआर दर्ज कराई गई और उसमें पुलिस उसमें जांच करेगी और जो भी उसमें सामने आएंगे। लेकिन हमने इस बात को कहा है कि चाहे दोषी कोई भी हो, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। 56 साल के शैतान शिक्षक राशिद खान ने 13 साल की नाबालिग छात्रा की आबरू लूट ली। फिर जब वो गर्भवती हो गई तो जबरन उसका गर्भपात भी करा दिया। साथ ही बलात्कारी टीचर ने छात्रा के परिजनों को मुंह बंद करने के लिए 1 लाख रुपए भी दे दिए। ये सनसनीखेज घटना जशपुर जिले के नारायणपुर इलाके में हुई है। नारायणपुर के सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक राशिद खान ने स्कूल की ही 7वीं पढ़ने वाली छात्रा को डरा धमकाकर पुराने स्टाफ रूम में बुलाकर उसे नशे की गोली देकर अनाचार किया। छात्रा ने ये बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद अस्पताल ले जाने पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई। इसके साथ ही शिक्षक ने ये धमकी भी दी थी कि 1 लाख रुपए देने के बाद भी अगर थाने में रिपोर्ट लिखाई गई तो सभी को जान से मरवा देंगे। पुलिस ने मामले में आरोपी शिक्षक राशिद खान के अलावा घिनौनी जुर्म के साथ देने वाले जनपद सदस्य सुखलाल निराला समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 313, 506, 120B और 506 के तहत मामला दर्ज किया। छात्रा ने से दुष्कर्म को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रैली की शक्ल में महिलाएं मटासी गांव से लेकर स्कूल तक पहुंची। साथ ही आरोपी राशिद खान को फांसी की सजा देने की मांग भी की। मामले में BRC विपिन अंबस को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही स्कूल के सभी 5 शिक्षक समेत चपरासी को भी सस्पेंड किया गया। वहीं BEO को भी हटा दिया गया। कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने मामले के संज्ञान में आने के बाद ये कार्रवाई की है। वो मेरे को क्लास में रहते थे, बुलाते थे, कोई बच्चे को भेजते थे, 6वीं वाले को बुलाने भेजते थे पुराना स्टाफ में। फिर अचानक मेरे को कोई दवाई दे देते थे, फिर मैं अचानक से बेहोश हो जाती थी, कुछ नहीं जानती थी। थाना नारायणपुर क्षेत्र की घटना है, जिस पर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल यहाँ पे FIR किया गया है 2 आरोपियों के विरुद्ध।
जिसमें से एक हिरासत में लिया गया है और एक की पतासाजी की जा रही है। प्रथम सूचना पत्र में आए तथ्यों के आधार पर जहां जिस अस्पताल में या नर्सिंग होम में गर्भपात कराया गया है उसकी भूमिका पर भी जांच की जा रही है और निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने मंगलवार तक रोक लगा दी है। आय से अधिक संपत्ति समेत कई मामलों पर एसआईटी अमन सिंह के खिलाफ जांच कर रही है, जिसे रोकने के लिए अमन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के मामले में कोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी। यास्मीन सिंह के खिलाफ संविदा नियुक्ति में गड़बड़ी समेत कई अन्य आरोप लगे हैं, जिसके खिलाफ शासन जांच कर रहा है। शासन की जांच को रोकने के लिए यास्मीन सिंह की ओर से भी याचिका कोर्ट में दायर की गई है। दोनों मामलों में अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। रायगढ़ जिले को घरेलू विमान सेवा से जोड़ने की योजना धरातल पर उतरने से पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही है। योजना के तहत पुसौर ब्लॉक के कोड़ातराई एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करना था, जिसके लिए तकरीबन 400 किसानों की 229 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। ऐसे में किसान अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रोजेक्ट के तहत कुछ किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया तो कुछ की जमीनों की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई। किसानों का कहना है कि या तो शासन किसानों की जमीनें वापस करे या फिर खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि वे अपनी जमीन को बेच सके या फिर खेती कर सके। 5 साल होने के बाद भी प्रदेश में सरकार भी बदल गई, लेकिन एयरपोर्ट निर्माण का काम ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब न किसानों को उनकी जमीन वापस मिल पा रही है और न ही किसान जमीन को खरीद बेच पा रहे हैं या नामांतरण करा पा रहे हैं। जल्द से जल्द उसमें सरकार एयरपोर्ट का निर्माण करे, जिस उद्देश्य से सरकार ली है जमीन, या फिर हमको जमीन को वापस कर दिया जाए। यदि सरकार अभी उसमें एयरपोर्ट बनाती है तो हमको अब 4 गुना हिसाब से मुआवजा चाहिए। इस पर सरकार को विचार करें। किसानों को पूरा आश्वासन दिया गया था कि भू अधिग्रहण के से पर्याप्त मुआवजा मिलेगा किसानों को करके। उसके बाद न सरकार सुन रही है, न कुछ कर नहीं रही है। किसानों का खरीद बिक्री कुछ नहीं हुआ। कोड़ातराई एयरपोर्ट में 4 गांवों का प्रस्ताव था और कुछ जमीन विवाद और अन्य कुछ कारणों से उसको 3-4 साल पहले रोक दिया गया है। ये लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर के लगभग जमीन का अधिग्रहण किया जाना था। ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये जिले स्तर पे मुझे ज्ञात नहीं। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत सेंदूर के जवराही गांव में आवागमन के लिए कोई सड़क नहीं है, जिससे ग्रामीणों को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को देखने को मिला, जब दर्द से कराह रही गर्भवती महिला को खाट में अस्पताल पहुंचने का एक दृश्य भी नजर आया। परिजनों को महिला को कंधे में लादकर लगभग 5 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ा। महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन गांव तक महतारी एक्सप्रेस के पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं था। सोनहरा रोड तक खाट पर लाने के बाद गर्भवती महिला को गाड़ी में बिठाकर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने गांव तक सड़क बनाने के लिए कई बार मांग की, लेकिन आज तक उनकी मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इससे मजबूरन उन्हें जान जोखिम में डालकर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खाट पर ढोकर ले जाना पड़ता है। हरदम इसी ही होता है सर। देखिए कि जब हर समय डिलीवरी केस भी होता है तो इसी ही डोली पालकी करते हैं, तब तक यहाँ पर लाते हैं। खाली हमेशा इसी ले जाते हैं, खाली ढोवा हुआ के तनी मनी कुछ सीरियस कम रहता है तो बाइक में ले के पहुँचाते हैं और उसके बाद डोली में ले जाते हैं। पेशेंट लेने आए हैं डिलीवरी वाले, तो गाड़ी नहीं जाती है क्या उधर? गाड़ी इधर बहुत मुश्किल होती है गाड़ी डालने में। इस मार्ग में जो इसको बनवाने के लिए जो है वो मनरेगा से हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था। गाँव वालों को की सुगमता के लिए हम इसको जो है पूरा अपडेट करके इसका जो है इसको जल्दी से जल्दी बनवाने का प्रयास करेंगे। सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा नहीं हो पा रहा है। हद तो यह है कि पूरे संभाग के शासकीय अस्पतालों में एक भी न्यूरोसर्जन नहीं है, जिसके कारण यहां सड़क हादसों में घायल लोगों की मौत इलाज के अभाव में हो रही है। लोगों की भी मांग है कि बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जन की नियुक्ति की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने इसे शासन स्तर का मामला बताते हुए मामले में अपनी कन्नी काट ली है। सरगुजा संभाग में हुए सड़क हादसों पर नजर डालें तो यहाँ हर साल करीब 550 लोगों की मौत सड़क हादसों में हो रही है। इसमें सर पर चोट लगने के कारण ज्यादातर लोगों की मौत हुई है, मगर सरगुजा संभाग के कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और जशपुर के साथ ही संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में भी न्यूरोसर्जन मौजूद नहीं है।
अधिकांश मामलों में मरीजों को बिलासपुर और रायपुर रेफर किया जा रहा है। यहाँ प्रतिदिन ऐसे दुर्घटना होते हैं जिसका हमें न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ से रायपुर रेफर किया जाता है डॉक्टर नहीं होने के कारण, तो गाँव वालों के लिए बहुत ही इमरजेंसी में दिक्कत हो जाती है। हेड इंजरी के केसेस तो भी आते हैं, बाकी जनरल जो ट्रामा है वो भी रहते हैं, और जो प्रिलिमिनरी स्टेज के जो होते हैं केसेस वहाँ डील हो जाते हैं। पद स्वीकृत होने के बाद ही किया जा सकता है, और ये पद स्वीकृत होना शासन स्तर का है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करते हुए सरकार ने एक नई सुविधा प्रदेश की जनता को दी है। रायपुर के पंडरी स्थित जिला अस्पताल में प्रदेश के पहले हमर लैब का लोकार्पण किया गया। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इस लैब का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसके माध्यम से प्रदेश की जनता को उनके इलाज में आसानी होगी। इस लैब के बनने से मरीजों को सुविधा मिलेगी, उन्हें बीमारियों के लिए जांच कराने में भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही अलग अलग जांच के लिए भारी भरकम राशि भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। हमर लैब में 24 घंटे की सुविधाएं मिलेंगी। इस लैब में जो मशीन लगाई गई है उससे एक दिन में 1200 लोगों के सैंपल जांचे जा सकते हैं। इस लैब के साथ रायपुर में कैंसर के मरीजों के लिए भी एक डे केयर वार्ड की शुरुआत की गई है। साथ ही हृदय की बीमारी की जांच के लिए भी एक ICU बनाया गया है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के आधार पे अगर हमको 60 टेस्ट उपलब्ध होने चाहिए, यहाँ हम 90 टेस्ट उपलब्ध करा के दे रहे हैं, और 2-1 मशीन और आनी है। उनके स्थापित होने के बाद कम से कम 120 टेस्ट एक बार आपने सैंपल दिया, और 120 टेस्ट नागरिक को निशुल्क उसकी रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी, ये हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी। बिलासपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। साथ ही उनके आने और जाने को लेकर रिहर्सल भी की गई। शुक्रवार को 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर और एक C-130 विमान रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर को बिलासपुर ले जाया गया और वहां से वापस रायपुर लौटा। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति 1 मार्च को वायु सेना के विमान से रायपुर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से ही सीधे सेना के हेलीकॉप्टर से बिलासपुर रवाना हो जाएंगे। रात को वहीं पर रुकेंगे और 2 तारीख को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद वो वापस रायपुर लौटेंगे और सीधे एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति के दौरे तक छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।